आज एक नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज के मेहमान जो हैं वो ट्रेडर फेडरेशन ऑफ नेहरू मार्केट बेरोस के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं। काफ़ी सारी उनसे बातचीत रहेगी हमारी। जिस तरह से लास्ट टाइम आपने देखा कोविड के चलते हुए गरीबों की मदद करते हुए नज़र आए, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी या बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो ये उन लोगों के लिए सामने आए थे। लेकिन आज हम जानेंगे जिस तरह से कोविड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसके बावजूद क्या ये आगे और क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। दीपक जी, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने अपनी जनता को दिखाने की कोशिश की कि आपने एक ऐसे स्टेप उठाए और ऐसी सिचुएशन में उठाए जहां जब लोगों को ज़रूरत थी आपकी, तो अब जब कोविड थोड़ा सा कम हुआ है, अब आप क्या क्या नए स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। आज आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? ऐसा ट्रेडर फेडरेशन बेरोस नेहरू मार्केट जो है, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं श्री राजेश गुप्ता जी, रतनलाल गुप्ता जी, पूरनचंद गुप्ता जी, रमेश चंद्र गुप्ता जी और चुन्नीलाल गुप्ता जी, सुदर्शन कुमार गुप्ता जी, बिहारी लाल गुप्ता जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रथा जो है पहले चलती आई है और हमारी फेडरेशन हमेशा गरीब लोगों की मदद करती रही है। चाहे गुजरात का भूकंप का समय हो और फिर भी हमने राशि भेजी थी, और कश्मीर में जब बाढ़ आई तब भी हमने उनकी सहायता के लिए आगे आए थे। और कोई भी आपदा की स्थिति जब पूरे हिंदुस्तान में आती है, या भारतवर्ष में या जम्मू कश्मीर में, तो हमारी ट्रेडर फेडरेशन जो है आगे बढ़ के जो है प्रयास करती है। ये संस्कार हमें पिछले बुजुर्गों ने दिए हैं, उसी को प्रथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा जब मार्च 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उस समय राशन की किल्लत थी। बिल्कुल। और उस समय लॉकडाउन से सबका रोज़गार चला गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी हुई, और जो डेली वेजर्स थे और जो ऑटो ड्राइवर थे खासकर, जिनका जो रोज़ सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था। तो हमारी फेडरेशन ने जम्मू प्रोविंस में जो है राशन पहुंचाने का काम किया। और जब अभी सेकेंड वेव आई अप्रैल 2021 में, तो उस समय ये देखा गया कि आमतौर पे जो है लॉकडाउन था और अनलॉक भी था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। जम्मू के अंदर खासकर बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर की कमी रही। तो उसको देखते हुए हमारी फेडरेशन ने 3 वार रूम बनाए और ऑक्सीजन वार रूम, और मुझे ये बताते हुए खुशी है ऑक्सीजन वार रूम के तहत हमने 795 लोगों के घरों में हमने ऑक्सीजन पहुंचाई। और जो हमारा दूसरा वार रूम था राशन वार रूम, 5800 फैमिली को हमने राशन पहुंचाया। और तीसरा हमारा वार रूम था ऑक्सीजन वार रूम, और ऑक्सीजन वार रूम के तहत मेडिसिन वार रूम के तहत 168 लोगों के घरों पर दवाइयाँ पहुँचाई है। मैं समझता हूँ एक छोटा सा प्रयास जो है हमारी फेडरेशन ने किया है, और ऐसे काम जो है हमारी फेडरेशन आगे भी करती रहेगी। और मुझे लगता है कि जब अब थोड़ा जो है आपदा की स्थिति थोड़ी कंट्रोल हुई है, और जब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता रखा था और हमने ये देखा कि जो जिन लोगों के ऊपर माँ बाप का साया हट गया है, और वो तकरीबन 110 फैमिली जो आइडेंटिफाइड हुई हैं हमारे जम्मू प्रोविंस में, और उनको हमने 1 महीने का राशन जो है अभी तक पहुंचाया है। और मैंने देखा कई बच्चों को स्कूल फीस नहीं दे सकते थे, हमारी फेडरेशन ने वो भी देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी हमारी फेडरेशन जो है गरीब लड़कियों की शादी करती है और राशन डोनेशन करती है, SOS में पैसा डोनेट करती है या राशन इन द फॉर्म देती है। मैं समझता हूँ ये फेडरेशन हमारे पीछे ही करते आई है, उसी को हम जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दीपक जी, एज अ प्रेसिडेंट मैं आपसे बात करूं अगर, तो ट्रेड को लेकर
कोविड के चलते हुए ट्रेड को काफ़ी जो नुकसान देखने को मिला, ख़ास तौर पर छोटे व्यापारी ज़्यादा इसकी जद में आए। तो क्या कुछ आप इस चीज़ के लिए कितना मीन्स आगे आए हैं, और क्या कुछ इस चीज़ के लिए नया आपने सोचा है कि उन लोगों के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? ऐसा है कि अगर मैं नुकसान की बात करूं व्यापारियों की, 5 अगस्त 2019 में जब 370 हटी थी, उसके से लेके आज तक व्यापारी जो है नुकसान की मार खा रहे हैं। और फिर फर्स्ट वेव आई जब मार्च 2020 में, तब भी 6 महीने दुकानें बंद रही, और जब सेकेंड वेव आई तब भी 2-2.5 महीने दुकानें बंद रही। तो मैं समझता हूँ ये मार जो है व्यापारियों को पड़ रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलके सरकार से उनको कुछ सुविधाएं दिलवा सकें। और जब फर्स्ट वेव आई थी तो गवर्नमेंट ने 1350 करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें मिलके हमने इंटरेस्ट की माफ़ीनामा कराई थी और 5% इंटरेस्ट रिबेट कराया था, और रेंट का भी, और बिजली के रेंट थे वो भी माफ़ करवाए थे। खैर उससे व्यापारियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंडस्ट्री को जो फ़र्क पड़ा होगा। और कोशिश है कि अभी जो जिसमें सेकंड वेव में जो लॉस हुआ है उसके भी हम गवर्नमेंट से जल्दी मिलने वाले हैं, और गवर्नमेंट को खासकर ये उनको ये जतलाना चाहते हैं कि जो डेली वेजेस हैं और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो बंद रही दुकानें जिनके स्टॉक ख़त्म हो गए, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट कर पाए, और इंटरेस्ट की माफ़ीनामा और दुकानों के किराए माफ़ हो जाएं। और ख़ासकर जो हमारे जेडीए और म्यूनसिपैलिटी की दुकानें हैं जिन्होंने किराए पे ले रखी हैं, गवर्नमेंट उन पीरियड का किराया माफ़ कर दे। तो ये सुविधाएं जो है हम जो है छोटे व्यापारियों को देना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आप जब आए, आप इलेक्ट होके यहाँ पर आए, काफ़ी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी आपसे, और आज भी उम्मीदें हैं आपसे। क्या कुछ नई स्कीम्स, क्योंकि पुराना एक दौर था, अब आज एक नई उम्मीदें और नया जो है वो जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, तो उसके बीच में आप क्या नई स्कीम्स जो हैं ख़ास तौर पर ट्रेडर्स को, उनके लिए मीन्स कैसे स्टेप उठाने वाले? ऐसा है कि आप देखो, मैं 5-6 साल से इसी ट्रेडर कम्युनिटी से और व्यापारियों के लिए लड़ रहा हूँ। हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा रहता है, और इंडस्ट्री सेक्टर को काफ़ी सुविधाएं देती हैं। तो हमें खुशी है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो ट्रेडर्स है वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है, और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती। और मेरी यही कोशिश रहेगी, जो व्यापारियों की सुविधाएं हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं नारा देना चाहता हूँ। व्यापारियों को जो है सरकारी दफ्तर तक ना जाना पड़े, वो अपनी दुकानों पे काम करें, और गवर्नमेंट से हम क्या दिलवा सकें और जो उनका काम जो है सरल हो सके, वो हमारी कोशिश रहेगी। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जल्द ही MSME की रजिस्ट्रेशन जो है अपने ऑफिस में करवाने लगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जम्मू के व्यापारियों के लिए, जम्मू प्रोविंस के व्यापारियों के लिए। कोई भी यहाँ आके रजिस्टर हो सकता है। उसकी जो फ़ायदा है वो इंटरेस्ट का रिबेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो MSME में रजिस्टर हो जाता है। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे लाइसेंस है, नागा फार्म की बात करें, फूड सेफ्टी एक्ट की बात करें, अगर किसी ने नया GST नंबर लेना है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो लोगों को मेरे दफ्तर में ही जाके जो है यहाँ सारे लाइसेंस रिन्यू होंगे। हम उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाएंगे, और वो अपने जो फॉर्म है यहाँ पे रिन्यू कराएंगे, और हमारे व्यापारियों को जो है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे मुश्किल बात है, जो वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट की हमारा आगे भी मैं लड़ता रहा हूँ, वो होलसेल लाइसेंस उन्हें इशू हुआ था और वो रिटेलिंग करी है, और मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी जो रिटेलिंग है वो मैं बंद करा सकूं और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। और जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, आप जिस तरह आप देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि अगर सैमसंग का मोबाइल अगर ऑनलाइन लेना है वो सस्ता मिलता है, बिल्कुल, और दुकानों पे महंगा मिलता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस को मॉनिटरिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरह से ऑनलाइन में सस्ता दे रहे हैं और मार्केट में महंगा मिल रहा है, लोगों को, दुकानदारों को ये राहत मिलनी चाहिए कि उनको ये नहीं लगना चाहिए हमारा बिजनेस जो है डाइवर्ट
हो रहा है। डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सरकार दे सकती है कि आप चाहे ऑनलाइन लो या दुकान से लो, लेकिन डाइवर्ट होना वो थोड़ा मुश्किल है। ऑप्शन देना सरकार का काम है। दीप जी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा हमारे वाइन ट्रेडर्स के लोग जो थे वो रोडों पर थे, उन लोगों की यही चीज़ें थी कि ई टेंडरिंग का सिस्टम गवर्नमेंट ने हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू किया था, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स की ये आशंका है कि शायद जिस तरह से वाइन शॉप को ई टेंडरिंग के खाते में डाल दिया है, इस तरह शायद हमें ना उस चीज़ में डाला जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका ट्रेडर्स के लिए? ये बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब 370 हटी थी तो जम्मू कश्मीर में बड़ी आशाएं थी कि जो इतिहास का हमारे जम्मू के लोगों ने समर्थन किया था कि 370 हटने के बाद हम लोगों का जो है फास्ट ट्रैक जो है डेवलपमेंट होगी, जो 70 साल से रुकी थी। बड़े बड़े मैं समझता हूँ यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, मैदानता आएगा और लोगों को इलाज करना बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एजुकेशन हब आएंगे, लोगों के लिए पढ़ाई बाहर नहीं करना पड़ेगी, यहाँ करना पड़ेगी। टूरिज़्म सेक्टर आएगा, बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री आएगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर आएंगे और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा फास्ट ट्रैक हमें देखने को नहीं मिला। उल्टा ये हुआ। हाँ, इस चीज़ की हमें खुशी है कि श्रीनगर में जो मुख्य धारा से जो ट्रैक से बाहर चले गए थे, वो अब लोग जो युवा हैं वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और जो खासकर जो पत्थरबाजी है वो ख़त्म हो गई है। जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो दबाव था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मिलिटेंसी में कमी आई है और जैसे जेके बैंक था, वो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे लोन लेके अपने होटल खरीद लेते थे और बैंक का पैसा जो पब्लिक पैसा है वो लोगों तक नहीं जमा होता था और जो दो लोगों का राज था वो ख़त्म हो गया और आम नागरिक का शासन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो शुरू हुआ है। लेकिन अगर व्यापारी वर्ग को देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ है। अब वाइन ट्रेडर की बात करूं तो मैं समझता हूं वाइन ट्रेडर वालों का सारा बिजनेस ख़त्म हो गया, उनके परिवार उजड़ गए, उनका 3000 लोगों जो परिवार के साथ चल रहा था वो ख़त्म हुआ और इसलिए और जो बाहर से ईंट भट्ठे के आने लगे, उससे जो छोटे छोटे कारोबार थे ईंट भट्ठे के करते थे वो ख़त्म हो गए। तो मैं समझता हूँ एक जो ट्रेड पॉलिसी जो छोटे दुकानदारों के लिए बननी चाहिए, ताकि जो अपने रिश्तेदारों से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके छोटी सी दुकान खोलता है, लेकिन ये एफडीआई ने रिटेल आके वो छोटे दुकानदार उजड़ जाते हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, जो एफडीआई ने रिटेल है वो 5 करोड़ की कम आबादी वाले शहर में नहीं होनी चाहिए और बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटियों में अगर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटे शहर हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, वो आतंकवाद से जुड़ रहा है, चाइना का दबाव है हमारे और पाकिस्तान साथ में लगता है और यहाँ नौकरियों की कमी है और अनएम्प्लॉयमेंट और जो छोटे व्यापारी हैं अगर वो भी उजड़ जाएँ तो मैं समझता हूँ वो बड़े हालात ऐसे बन जाते हैं, क्राइम बढ़ जाता है और बड़ी गलत रास्ते पे लोग चल जाते हैं जो युवा हैं। मैं चाहता हूँ इस तरह का माहौल जो है, अगर हम एफडीआई रिटेल पॉलिसी को थोड़ा चेंज करा सकें और छोटे छोटे दुकान को राहत दे सकते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा। अगर मेरी कोशिश रहेगी तो मैं सरकार से मिलके इसको पूरा मेरा प्रयास रहेगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे मिलना पड़ेगा, मैं वहाँ पे जाके जो है दस्तक दूंगा और छोटे व्यापारियों तक पूरा लड़ूंगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें इस तरह की महिलाओं की, अगर मैं बात करूं, या इस तरह के लोगों की जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होती या उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, उनकी कमाई का कोई रोज़गार या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं रहती कि वो अपना कमा कर खुद ही अपना घर चला सकें। काफ़ी स्टोरीज़ हमने भी चलाई हैं जिन ऐसी औरतें थी जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं भी हैं तो उनको देखभाल नहीं करते। उन लोगों के लिए आपकी क्या तरीक़ाकार रहेगा कि उन लोगों को भी थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ जोड़ा जाए ताकि वो अपनी शाम का खाना कम से कम अपने खुद की कमाई से खा सकें? देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी आशाएं हैं और अगर मैं अखनूर की बात करूं, वहाँ आम काफ़ी होता है। अगर लेडीज़ अगर आम का अचार बना के हमारे वेयर हाउस में बेचे, पर यह है कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वहाँ का डाटा इकट्ठा करके कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं उनको हम दे सकें।
जैसे पापड़ बनाने का काम है, बड़ियाँ बनाने का काम है, और आरएसपुरा में चावल है। और आप देखो हमारे जम्मू में फेमस है हमारा राजमा है, बेही दाना है, गठिया लहसुन है। बड़े ऐसे काम हैं। अगर हम सरकार हमें मिलके एक ट्रेड पॉलिसी बनाए, ट्रेड पॉलिसी के तहत एग्जीबिशनें लगे, और चाहे नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे उनके प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर जाके मिले। अगर उनको ये देखा जाए, अगर किसी के पास राजमा है और राजमा उनको दिए जाए, वो पैकिंग करके वो यहाँ पे बेचें, तो मैं समझता हूँ बड़ी आशाएं बन सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी और ट्रेडिंग में भी। ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग करके भी आशाएं निकल सकती हैं, और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग करके भी आशाएं, जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल पोहा की बड़ी डिमांड है, और ये छोटा सा यूनिट है, अगर 2 लाख का यूनिट है, और चावल किससे बनता है, और अगर 50 महिलाओं को जोड़ के ये यूनिट लगाया जाए और उनको जिम्मेवारी दी जाए, तो मैं समझता हूँ 50 लोगों का हम रोज़गार दे सकते हैं। ऐसे बड़े प्रोडक्ट हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनकी सेल जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रेड पॉलिसी के तहत हम ये ऐसा शुरुआत करें नेशनल लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो मुझे लगता है कि हम जो बेरोजगारी है, और जो लोग, जैसे हमारा कासिम नगर है, बिल्कुल आप जाके देखिए वहाँ लेडीज़ जितनी भी है बर्तन साफ करती है। अगर हम ऐसा कोई वातावरण बना सके, उनके लिए हम कुछ कर सकें, और 300 फैमिली या 300 परिवार का कोई आम पापड़ की फैक्ट्री लगा दे, वो पैकिंग करे, और हमारे आम पापड़ जैसे कटरा में बिकता है, ऐसा बड़ी आशाएं हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग बैठें, और वो लोग बैठें जिसका पर्सनल इंटरेस्ट कोई ना हो, बिल्कुल वो हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान दे। तो मैं समझता हूँ हम बेरोजगारी के साथ साथ और भी आशाएं पैदा कर सकते हैं। सर, बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज ट्रेड को, आप पूरी ट्रेड यूनिट को आप देख रहे हैं। ख़ासतौर पर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू से, तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्द अज जल्द इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेंगे, ताकि हमारी वो माएँ, वो बहनें या वो बुज़ुर्ग जिनका कोई नहीं है, और ख़ास तौर पर वो इस चीज़ को चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई छोटा कारोबार मिले। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ये बात कही है, और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि जो आपने महिलाएं और माता जी की बात की है, और मेरे मन में भी ये बात संकल्प था, और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर मैं डीसी महोदय साहब से मिलके या डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलके एक ऐसा रोड मैप या एक ऐसा वातावरण बना सकूं, और जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आज के इस खास एपिसोड के जो मेहमान थे वो दीपक जी थे। काफ़ी सारी बातचीत रही हमारी इनके साथ, और ख़ास तौर पर हमने जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो इनके साथ बातचीत की, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए क्या ये नया स्टेप उठाने वाले हैं, उस चीज़ के लिए हमारी ख़ास तौर पर इनसे बात रही, और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट भी रही। आप ऐसे ही जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। एक नया एपिसोड लेकर फिर से हाजिर होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।